My dear, start with the chapter number 6. That is index number. My dear, हमारा इकोनॉमिक्स में सिर्फ 2 ही चैप्टर बाकी है. That is chapter number 6 and chapter number 7. ठीक है. चैप्टर नंबर 6 के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है हमारा इंडेक्स नंबर. ठीक है. ऑफिस में ना प्रेजेंटर है लेके. सो इंडेक्स नंबर बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट इट इज रिलेटेड विद द कैलकुलेशन वाला पार्ट. क्योंकि भाई साहब, अगर इकोनॉमिक्स में 3 मार्क का कैलकुलेशन पूछा तो 101% है इस चैप्टर का एक क्वेश्चन बनता ही बनता है. चाहे वो आपको इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए या इंडेक्स नंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाए. ज्यादातर प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपको इंडेक्स नंबर से क्या पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा. उसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर है ना. इंडेक्स नंबर के अलग अलग सिग्निफिकेंस है. तो सब क्वेश्चन पूछने के तरीके क्या है सर, अलग अलग है. बट टेंटेटिवली अगर हम लोग बात करेंगे, सो हम लोगों को सबसे ज्यादा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है पता है? कैलकुलेशन. क्या इंपॉर्टेंट है? कैलकुलेशन. लगता है किसी मानव के हाथ में नहीं, दानव के हाथ में क्या था ये. होता हाँ. तो माय डियर, इंडेक्स नंबर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखते हैं. सर, व्हाट इज इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल इन द इकोनॉमिक. मतलब जब आपको 2 साल के डेटास को कंपेयर करना होगा, अगर 2 साल के डेटास, 2 साल के स्टैटिस्टिकल डेटा, 2 साल के प्राइस, 2 साल की क्वांटिटी, 2 साल के इनकम लेवल, 2 साल का इंडेक्स नंबर अगर आपको कैलकुलेट करना है, या 2 अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में अगर आपको रिलेशन कैलकुलेट करना है, सो आपको यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है सर? इंडेक्स नंबर काम आएगा. जरूरी नहीं कि सिर्फ प्राइस ही कंपेयर किया जाए. क्वांटिटी, इनकम लेवल, प्राइस लेवल, उसके अलावा आपके अलग अलग टाइप के बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्टैटिकल डेटास होते हैं, वो सारे डेटास को यहाँ पर इजीली क्या किया जा सकता है? कंपेयर किया जा सकता है. 2 साल के प्रॉफिट को कंपेयर किया जा सकता है, 2 साल के इनकम को, 2 साल के प्राइस को, 2 साल की क्वांटिटी को, 2 साल के इंपोर्ट, 2 साल के एक्सपोर्ट. ईच एंड एवरी जगह पर जहां पर आपको 2 साल के इंपॉर्टेंट डेटा को कंपेयर करना है, उन सभी चीजों पे किसका इस्तेमाल किया जा सकता है सर? इंडेक्स नंबर. इसीलिए इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाता है. इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस टू मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. समय समय पर जिस भी वेरिएबल के बारे में आप बातचीत करना चाहते हैं, चाहे वो इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, प्राइस, क्वांटिटी, किसी के बारे में भी बात करो, उन सभी के सभी इकोनॉमिक वेरिएबल की आप क्या कर सकते हो? आप स्टडी कर सकते हो. और बेसिकली आप क्या चाहते हो सर? चेंजेस. कितना चेंज हुआ? हमेशा सेम क्वांटिटी डिमांड होगी ऐसा जरूरी नहीं है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी क्वांटिटी चेंजेस हो सकती है, चेंज हो सकती है. अगर आप हर महीने कितना राशन भराते हो, अगर आप उसका आकलन करो, उसको लिख कर रखो, तो यू विल फाइंड कि साल खत्म होने के बाद हर साल के एंडिंग में जो आपका कंजम्पशन लेवल है, या तो पिछले साल के मुकाबले में सेम रहा होगा, या तो वो बढ़ भी सकता है या फिर कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड. सो इंडेक्स नंबर इज ओरिजिनली डेवलप्ड टू मेजर द चेंजेस इन प्राइस लेवल. लेकिन जब पहली बार इंडेक्स नंबर को एलैबोरेट किया गया या उसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसका मेन मकसद क्या था सब? प्राइस लेवल कैलकुलेट करना. क्या लेवल? प्राइस लेवल. In the present context, it is also used to measure
trends in wide variety of areas. That includes stock market prices, cost of living index, changes in export, changes in import. अलग अलग, जैसा कि मैंने बताया कि इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी में होगा, इसकी कोई जरूरी नहीं है, वो इनकम एक्सपेंस में भी होता है, स्टॉक मार्केट प्राइसेस में भी कंपेयर होता है कि पिछले साल इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस इतना था, इस साल इसका प्राइस इतना बढ़ गया, तो कितना परसेंट चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई स्टॉक खरीदा 100 रुपए के प्राइस पे, मुझे ऐसा लगता है कि कल इसका प्राइस बढ़ेगा, और अगर मैं सही बैठा तो या तो इसका प्राइस बढ़ेगा या तो इसका प्राइस तो अगर बढ़ गया, मान लो इसका प्राइस 105 हो गया और मान लो इसका प्राइस 95 आ गया, तो मैं जानना चाहता हूं कितना परसेंट बढ़ गया, कितना परसेंट कम हो गया। तो मैंने बोला 5% बढ़ गया, 5% कम हो गया। तो ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा चेंज हो रहा है ना, इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है आपका इंडेक्स नंबर। क्लियर है? नाउ कम टू फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। पहला फीचर्स क्या कहता है? इट इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस। ये कौन सा डिवाइस है सर? स्टैटिस्टिकल डिवाइस है। स्टैटिस्टिकल्स मतलब ये भाई साहब को सिर्फ क्या पसंद है? नंबर। अगर आपके पास नंबर अवेलेबल है तो ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास नंबर अवेलेबल नहीं है, डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आप इंडेक्स नंबर भी कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट यार, आपके लिए यहाँ पर स्टैटिस्टिकल डेटा यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। सेकेंड बात आता है स्पेशलाइज्ड एवरेज एक्सप्रेस इन परसेंटेज। भाई साहब, यहां पर आपको नॉर्मली एवरेज एक्सप्रेस करने के लिए परसेंटेज का इस्तेमाल किया जाता है। कितना परसेंट प्राइस बढ़ गया, कितना परसेंट प्राइस कम हो गया, है ना? परसेंटेज बताने के लिए, या इसका जो इंडेक्स नंबर का जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? परसेंटेज में होता है। किस में होता है? तो इसीलिए याद रखना, जब भी आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करोगे, आप जो भी फॉर्मूला यहाँ पर पुट करोगे उस फॉर्मूला के आगे क्या रहेगा? इंटू 100। क्लियर है? और इंडेक्स नंबर बार बार कहता है, हर बार कहता है, चीख चीख कर, पुकार पुकार कर कहता है कि मेरा फॉर्मूला है करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। मानो अगर मैं कह रहा हूं मेरे को प्राइस का निकालना है, किसका निकालना है? प्राइस। तो करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर का प्राइस इंटू 100। और इसी डेटा को जब इंडेक्स नंबर लिखता है तो वो करंट ईयर को लिखता है P1 और बेस ईयर को लिखता है P0 इंटू 100। बन गया तेरा फॉर्मूला। अगर यही चीज क्वांटिटी बोले, क्या बोलेगा बेटा? तो वो क्या बोलेगा? क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 0 इंटू 100। क्लियर है? यही जब वैल्यू के इसमें बोला जाता है तो P1 Q1 P1 Q0 सॉरी P0 Q0 इंटू 100। यानी कुछ भी कहा जाए, ये जो फॉर्मूला के अंदर इंटू 100 है वो आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? परसेंटेज। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पे किसके बारे में बात की जाती है सर? परसेंटेज। मेजर द चेंजेस इन टू वेरिएबल ओवर अ डिफरेंट टाइम पीरियड। यहाँ पे दो वेरिएबल के बीच में क्या होता है बेटा? कंपैरिजन होता है। दो पीरियड के बीच में क्या होता है? कंपैरिजन। पहले क्या बोला? दो वेरिएबल के बीच में क्या होता है? कंपैरिजन। और फिर क्या आता है? दो पीरियड के बीच में क्या होता है सर? कंपैरिजन। मतलब मान लो मेरे को प्राइस है आज, मान लो किसी पेन का प्राइस है 5 रुपया। कितना रुपया बेटा? और कल अगर मैं जा रहा हूं और उसी पेन को खरीदने जा रहा हूं तो कल इसका प्राइस क्या हो गया? 6 रुपया। तो आज मतलब आज की तारीख आएगी सेकेंड, और कल मैं जा रहा हूं तो उसका प्राइस क्या होगा? 6। तो यहाँ पे दो अलग अलग, तो दो डिफरेंट टाइम पीरियड और दो डिफरेंट प्राइसेस के बीच में यहाँ पर क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। समझा? यूनिवेरिएट इंडेक्स। यूनिवेरिएट मतलब होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल एट अ वन टाइम लिया जाता है। अभी तो ऐसा हो गया है कि प्राइस बोला है तो सिर्फ प्राइस लो, क्वांटिटी बोला है तो सिर्फ क्वांटिटी देखो,
और कभी कभी होता है प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है ना, तो वो दोनों को मिलाकर बना दिया जाता है वैल्यू। क्या बना दिया जाता है? तो वैल्यू, प्राइस, क्वांटिटी, इनकम, स्टॉक मार्केट प्राइस, ये सब क्या है? एक सिंगल वेरिएबल पर क्या करते हैं? बात करते हैं। तो इसको कहते हैं यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट मतलब यूनि मतलब यूनिफॉर्म, वेरिएट मतलब एक। ठीक है। कंपोजिट इंडेक्स, कभी कभी एक वेरिएबल से काम नहीं बनता है, तो हम क्या करते हैं? मोर देन टू पर्पस, मोर देन वन पर्पस, यानी प्राइस और क्वांटिटी साथ में लेकर आ गए। तो जब आप लोगों को लगता है प्राइस की तो कंपैरिजन हो रहा है, चलो ठीक है, प्राइस का कंपैरिजन हो रहा है, चलो ठीक है, क्वांटिटी का भी कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन व्हाट वी वांट वैल्यू। तो आप प्राइस और क्वांटिटी दोनों को क्या कर रहे हो? कंपोजिट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कंपोजिट। तो नेक्स्ट वाला पार्ट आता है कंपोजिट इंडेक्स। फिर आता है बेस ईयर। एक बेस ईयर होता है और एक क्या होता है? करंट ईयर। जो भी बेस ईयर रहेगा उसके नीचे क्या लगाना बेटा? 0। और जो करंट ईयर है उसके नीचे क्या लगाने का बेटा? 1। अगर मैं प्राइस देगा तो P0, प्राइस देगा तो P1। अगर मैं क्वांटिटी देख रहा तो Q0, क्वांटिटी देख रहा तो Q1। समझा? तो बेस ईयर के नीचे क्या लगाते हैं? 0। और करंट ईयर के लिए क्या लगाते हैं? फिर आता है बेस्ड ईयर अज्यूम टू बी 100। ऐसा माना जाता है कि आपका जो बेस ईयर है वो क्या माना जाएगा बेटा? 100। कब? हमेशा। क्या बोला जाएगा बेटा? हमेशा। क्लियर है? नाउ दिल की धड़कन थाम लो, उस धड़कन में मेरा नाम लो, क्योंकि आपकी जिंदगी का बदलने के लिए ये 3 नंबर का सवाल आपको सिखाने जा रहा हूं। क्योंकि ये एक लौता चैप्टर है जो माइक्रो खत्म करके मैक्रो में एंट्री मारता है। और ये चैप्टर आपका लाइन ऑफ कंट्रोल है कि भाई साहब जिसने इसके पहले के 5 चैप्टर कर लिए ना, वो अब यहां से सिलेक्टिव क्वेश्चंस कर सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले 5 चैप्टर अच्छे से पढ़ो, छठे चैप्टर का सम करो, 6 चैप्टर होने के बाद 7वें लेसन से सिलेक्टिव क्वेश्चंस आप कर सकते हो। इंडेक्स नंबर में 4 क्वेश्चन है। कितने कितने क्वेश्चन है? 4। उसको दिमाग में बैठाना है खाली। और सबसे इजी बताऊंगा, फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले कम से कम इस एक चैप्टर को इतनी तो इज्जत दे देना कि कम से कम एक बार तो करके जाओ। 4 चीजें, 4 फॉर्मूला 4 बार में खत्म। प्राइस याद रहता है, क्वांटिटी याद रहता है, वैल्यू याद होता है, लास्ट पे पास से भूल जाते हैं, फॉर्मूला भी याद करा के दूंगा शॉर्टकट में। बस फर्क यही है, भूलना नहीं। भूलने से पहले एक एक बोलते हैं ना, एक एक बार रिवीजन कर लेना, हफ्ते में एक बार तो कम से कम रिवीजन कर लेना। 10 मिनट का चैप्टर है। कितने मिनट का है? 10 मिनट का चैप्टर है। और अगर इसका एक क्वेश्चन आ गया तो 3 मार्क कहीं नहीं गया, 3 मार्क कहीं नहीं गया, 3 मार्क मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपने पेपर देखा रहेगा तो बस बस आप लोग की गलती हो जाती है मालूम में क्या? अपने को टेबल ही नहीं आता है, अपने को पहाड़ा ही नहीं आता, टेबल ही नहीं आता, तो अपन कर क्या सकते हैं? तो याद आन दो। प्राइस इंडेक्स नंबर क्या बोलता है? क्वेश्चन आपको दिया है, कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन डेटा। भाई साहब आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया है, तो आपको किसके ऊपर फोकस करना है बेटा? प्राइस। सो पहले आड़े कॉलम को खड़े कॉलम में कन्वर्ट करो। आपके सामने जो कॉलम है कमोडिटी ABCD, वो पहले आड़े में था, उसको पहले क्या करो? खड़ा। ठीक है। उसके बाद आपके पास 2 प्राइस है, प्राइजेज इन 2005, प्राइजेज इन 2010। 2005 का प्राइस क्या है? 6, 16, 24, 4। उसके बाद 8, 18, 6। टेक द टोटल ऑफ दिस, और इसका टोटल कर बेटा। 8, 8, 8, 2436, 3, 4, 5, 6, 60। यस और नो?
सर 2005 पहले आता है कि 2010? 5 पहले आता है, तो 2005 जो पहले आता है उसको बोलते हैं प्राइस 0, और 2010 बाद में आता है तो क्या का 2000 प्राइस 1। मतलब ये मेरा बेस ईयर है और ये मेरा करंट ईयर। बेस ईयर, करंट ईयर, बेस ईयर, करंट ईयर। उसके बाद मैंने आपको बताया था इंडेक्स नंबर। क्या बताया था बेटा? याद है मैंने अभी आपको बताया था इंडेक्स नंबर के लिए क्या करने का सर? लिखने का INDEXNUMBER। इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू करंट ईयर का प्राइस, बेस ईयर का प्राइस इनटू 100। अब यहाँ पे सिर्फ प्राइस लिया है इसलिए इसे कहेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर। करंट ईयर का प्राइस का टोटल बेस ईयर के प्राइस के टोटल इनटू 100। करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इनटू 100। व्हाट इज माय करंट ईयर? 60। बेस ईयर 50 इनटू 100। 0 0 कैंसल, 5 2 जा, तो 62 जा कितना था? 120। सो प्राइस इंडेक्स नंबर क्या जाएगा सर? 120%। ठीक है, क्योंकि इनटू 100 है। सो प्राइस इंडेक्स नंबर क्या गया सर? 120%। समझा? प्राइस इंडेक्स में कोई डाउट? जैसा आपने प्राइस किया अब उसी की जगह पर क्या देगा सर? क्वांटिटी। सो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी आपको कैलकुलेट करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आड़े कॉलम को खड़े कॉलम में कन्वर्ट करो। अब बेस ईयर क्वांटिटी बोला है तो Q0, और करंट ईयर क्वांटिटी बोला है तो Q1। बात समझ में आ रही है? फिर आ जाओ, Q0 कितना दिया बेटा? 170, 150, 100, 195, 205। क्लियर है? सेकेंड करंट ईयर पे आ जाओ, 90, 70, 75, 150, 95। क्लियर है? अब सर ये लास्ट में टी क्या है? ओ माय गॉड, एक कॉलम अच्छा गायब हो गया। ओ माय गॉड, एडिटर मेड द मिस्टेक। कितना सोना तूने गलती निभाया। अरे भाई साहब, PQRST है ना, ये EBCD लिख के रही थी। टेंशन नहीं लो, हमरे पास रबड़ बा। तुम टेंशन जिन लो, तुम खाली किस पे को फोकस करो? मल्टीप्लिकेशन पे। बाकी की चिंता हम पे छोड़ दो। PQRST देखो मालूम भी नहीं पड़ेगा। इससे पहले इसका ABCD का नामो निशान, पहले मैं CID में था, लात मार के निकाला मेरे को। क्राइम को ऐसे बुझाता था मैं। मेरे वजह से तो CID बंद हुआ। बचपन से CID देखा, क्राइम कैसे होता मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा आज तक। बताते ही नहीं था ना क्राइम, खाली क्राइम के बाद आता था CID। कुछ भी हो गया, क्राइम हो गया, CID को बुलाओ। देश में हमला, CID को बुलाओ। भोपाल में हमला हो गया तो भी मुंबई से CID जाएगी। गोवा में हमला हो गया, मुंबई की CID जाएगी। अरे म्युनिसिपैलिटी वाले क्या, जहां बोले उधर चले। CID की खुद की डिग्निटी है कि नहीं? हाँ बेटा, तेरे से छोटा पैकेट बड़ा चार्ज वाले को ना CID में एंट्री नहीं है। इतनी ये हाइट में इतनी छोटी है ना, इसको घर वाले भी है ना माले पे चढ़ाने के लिए रखते हैं। हाँ, वो भी कोट माले पे। साफ सफाई, घर में बहुत लंबा और छोटा होना भी जरूरी है। लंबा है तो जाला साफ कर, और छोटा है तो कोट माले पे चढ़, मोटा है तो कुछ नहीं कर सकता है। चलो टोटल, पहला वाला टोटल 820, 5 5 10 अस्सी लगाया 8 8 5 13 13 9 22 22 अस्सी लगा 3 1 4 5 6 7 8 9।
820 आ रहा है पक्का? ओ सॉरी 100 बाजू में चिपकाया ना मैं, टोटल देखो ना बराबर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ Q0 Q1 कितना 480। माय डियर, कहानी में ट्विस्ट आने से पहले सम को सॉल्व कर लेते हैं। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू करंट ईयर का क्वांटिटी का टोटल पेस ईयर के क्वांटिटी के टोटल से डिवाइड करके इनटू 100। सो 480 अपॉन 820 इनटू 100। सर अब बताओ क्या आएगा सम में? सर यही तो प्रॉब्लम है कि मेरे को टेबल ही नहीं आता। देख बेटा, पूरे चैप्टर में पूरे के पूरे सब्जेक्ट में एक ही बार करना है। डोंट डू योर ब्रेन सो एक्टिवली कि आप बाकी के सब भूल जाओ। सो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता पता है? मेक अ टेबल ऑफ, ध्यान दो, 0 0 कैंसल, 48 का 100 से मल्टीप्लाई करो, 4800 आया बेटा 82। पूरे पेपर में एक या दो ही सम होगा। सबसे बेस्ट है डिवाइड करने के लिए मेक अ टेबल ऑफ 82। किसका टेबल बनाने का? 82 का। आता बेटा टेबल बनाने है, ज्यादा ध्यान दो। 82 8 1 जा 8 8 2 जा 16 24 32 40 40 8 6 4 2 0 है ना? ये मेरा टेबल है, तुम लोग को नहीं आएगा। 4 5 6 7 8 टेबल बन गया 8 का। अब 2 का टेबल बना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। जब तुम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, टेबल नहीं पढ़ते थे, इसलिए नहीं आता है। अब 82 का टेबल देखो बेटा, 82 का टेबल ध्यान से देखिए। 82 का टेबल आपके सामने आने वाला है। सबसे इसी तरीका, महाकाल की कसम, महाकाल की कसम, लाइक शेयर था सब्सक्राइब ठोक देना, ऐसा तरीका कोई नहीं बताएगा। अरे बेटा 12वीं में आ गया, इकोनॉमिक्स का पेपर है, कैलकुलेशन पे दिमाग फोड़ी नहीं करने का। सबसे सिंपल है, कैंसल कर ही मत, सीधा ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिख दे और नीचे जो नंबर है उसका टेबल बना दे। तेरे लिए जितना टाइम में तो कैंसिल करेगा तब तक तेरा टेबल बन जाएगा। 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा नहीं ये सम सॉल्व करने में। 10 बहुत ज्यादा बोला मैंने, 5 मिनट का सम है खाली। 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 8 लिखा, 16 अकेला है, 24 अकेला है, 32 अकेला है, 40 प्लस 1 41, 48 प्लस 1 49, 56 प्लस 1 57, 64 प्लस 1 65, 72 प्लस 1 73, 80 प्लस 2। दैट्स इट, हो गया टेबल। अब कहानी में ट्विस्ट, टेबल 4800 लिखना अंदर, 82 इधर। 48 आ रहा है क्या टेबल में? नहीं, तो 480, 480 से छोटा नंबर कितने टाइम में? 70 आ गया। 700 से छोटा नंबर 656, 44 पॉइंट लगा 0। 440 से छोटा नंबर 410, 30 0 लगा वापस। 300 से छोटा नंबर 246, इधर आएगा समथिंग 54, छोड़ दे सम, 2 डिजिट ही चाहिए। 58.53% ब्रैकेट में लिखना अप्रोक्स। दैट्स इट। यानी आपने पूरी मेहनत कहाँ की? कहाँ की? टेबल बनाने में। टेबल बन गया, बाकी सब गया तेल लगाने, इजीली आपका सम क्या हो जाएगा? सॉल्व। अरे समझ में आ रही बात? अरे अपने को भी पता, बहुत मुश्किल से तो 10वीं का अलजेब्रा ज्योमेट्री निकला है।
घूम फिर के वापस आ जाते इधर। तो होता है सबके साथ, जिंदगी में सबके साथ ये दुखद घटना होती है। तो कैलकुलेशन करने के लिए मेक का टेबल, टेबल बनाओ। टेबल बनाने का डिवाइड करने के लिए साइड में टेबल रहेगा तो डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, ठीक है। इसके पहले प्राइस देखा, उसके बाद क्वांटिटी देखा, अब क्या देख रहे हैं बेटा अपन? वैल्यू। वैल्यू इंडेक्स नंबर में बेटा अपने पास प्राइस और क्वांटिटी, क्या बोला बेटा? प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी दोनों कॉलम दिया होता है। सर बेस ईयर का प्राइस, करंट ईयर का प्राइस, बेस ईयर का क्वांटिटी, करंट ईयर का क्वांटिटी। तो बेटा करना क्या है? राइट द टेबल एज इट इज। समझा? सर एक खड़ा कॉलम दिया तो खड़े में बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा तुमको। खड़े में दिया है इसको, कुछ नहीं कर सकते हैं, खाली कॉपी करना ना। आड़े में दिया होता तब खड़ा करने में प्रॉब्लम था, खड़े में ही दिया अपने को। अब इंडेक्स नंबर करने का वैल्यू कौन सा? वैल्यू क्या बोलता है? प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर, P0 Q0 P1 Q1 आपस में मल्टीप्लाइड, बेस ईयर का बेस ईयर से मल्टीप्लाइड, करंट ईयर का करंट ईयर के साथ मल्टीप्लाई। क्यों सर? क्योंकि बेटा हम लोग वैल्यू इंडेक्स नंबर निकाले। क्या निकाले बेटा? क्या हुआ बेटा? प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मस्त मुस्की मार रही है, कोई बात नहीं। इधर देखो, ध्यान दो। अब कॉलम एज इट इज बना दिया। अब छोटा सा कैलकुलेशन है, 15 4 जा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60। 60 मतलब 600 जीरो था ना। 12 10 जा 120, 5 10 जा 50, 2 जीरो लगा दे बेटा। 20 12 जा तो 240 280 280, 13 3 जा 390, मेक अ टोटल 0 2 1890। ठीक है, टोटल मल्टीप्लाई करना आपस में। 7 2 जा 14, 2 0 एज इट इज। 22 6 जा 132, 1 0 एज इट इज। 18 9 जा 14 40, नो 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 नो, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ सर, 1620, 16 into 1600, 15 4 जा 600, टेक द टोटल 4। पक्का? यस और नो? समझ में आ रहा है? तो सिर्फ क्या किया मैंने? प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, बस। अब वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या कहता है? वैल्यू इंडेक्स नंबर, सिग्मा मतलब टोटल, करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर का क्वांटिटी, फिर नीचे बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर का क्वांटिटी। बार बार कह रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, करंट ईयर ऊपर आएगा, बेस ईयर नीचे आएगा, करंट ईयर ऊपर आएगा, बेस ईयर नीचे आएगा, करंट ईयर ऊपर आएगा, P1 Q1 6540 1890 into 100। फिर से आ गया, कुछ मत करो, 0 0 कैंसिल करो, 65400 डिवाइडेड बाय 189। देखो आपका टेबल इतना शायद अच्छा नहीं होगा, ये जो बता 189 का क्या बनाओ अभी टेबल? किसका टेबल बनाने का? सब बनता है टेबल? 189 का टेबल बनता है क्या? नहीं बनता है तो 189 इंटू 1, 189 इंटू 2। कभी भी याद रखो, डोंट प्ले विद द नंबर्स, कैंसलेशन करने मत जाओ, क्योंकि गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज आप रैंडमली कैलकुलेशन नहीं करते। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो शौक से कैंसलेशन में जाना,
इफ यू आर नॉट अ मैथ स्टूडेंट तो आपको 101% टेबल ड्रॉ करके ही करना है. टेबल ड्रॉ करके, टेबल मतलब पहाड़ा बना के 2 1 2 वाला. सर ने बता टेबल बनाने का है. यार टेबल की बात नहीं कर रहा मैं. देखा इधर बैल बोलती है, मेरे को लगा यही बोले थे सर टेबल बनाने. बनाओ बेटा. तू 18 और 9 का टेबल बना. इनको वो भी नहीं आता है. आता है, बना के दिखाओ. 189 का टेबल बना के दिखाओ. वेरी गुड. मल्टीप्लाई. पहले टेबल बनाओ. सब लोग अपने अपने रफ में टेबल बनाओ. अरे 10 बार मरने से अच्छा एक बार मरो, लेकिन टेबल बनाओ. 189 का टेबल बनाओ. 189 का टेबल बनाओ. जो नहीं करेगा ना वो नर है ना मादा है. बेटा एग्जाम का टाइम चालू है, पढ़ना तो पड़ेगा. टेबल 189 मैं बनाता हूँ. 189 1 से 189. अगला नंबर तुम्हारे से आना चाहिए. 378 567. अरे 10 लोग बैठे हैं. 1 1 से मल्टी 1 2 3 4 ऐसा बांट लो ना. हाँ सर, एग्जाम में कौन करेगा, तुमको ही करना है. सेवन 756 है करे. नाइन जल्दी जल्दी. 1134. मेक का टेबल फटाफट. वन 3 2 3. वेरी गुड बेटा. जो आज मेरे साथ मेहनत करेगा कल उसको अच्छी दुल्हन मिलेगी. अपना मनपसंद वर वधु मिलेगा अगर तुमने टेबल अच्छे से बनाया तो. 1512. क्या बात है. 1701. अगला तुम मत बोलो, मैं कर रहा हूँ. मैं कर रहा हूँ ना. देखो मैंने टेबल बना दिया. मैं बोल रहा हूँ ना मैं कर रहा हूँ. लास्ट वाला तुम लोग मानते ही नहीं मेरी बात. चलो नाउ 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 टेबल बन गया. 10 तक 80 189 10 तक टेबल बन गया. नाउ 654 से छोटा नंबर 3 टाइम्स है 567. 14 में 7 गया 7. 14 में 8 उसके बाद 14 में 6 गया 8. 87 ही आएगा. 870 से छोटा नंबर 756. 10 में से 4 6 में से 5 गया 1 और 144 आया क्या. अब एक और 0 है लगा दो. 1140 से छोटा नंबर 1134. 6 टाइम में 1134. 6 है. पॉइंट लगा बेटा 0. सर टेबल में आ रहा है क्या, नहीं 0 लगा. फिर एक और 0. 600 से छोटा नंबर बस 2 डिजिट आ गया, मतलब गंगा नहा के आ जाने का बेटा. क्या आंसर आ रहा है 346.03%. ब्रैकेट में लिखने का अप्रोक्सीमेटली. खत्म.
जितना आप नंबर से खेलोगे, नंबर्स आपके साथ खेलेगा। अगर आप रेगुलर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो इंडेक्स नंबर आपको मैथ्स 2 में भी है, लेकिन अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो सो कभी भी टेबल बिना बनाए सॉल्व मत करना। ये इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हिदायत, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, वार्निंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। सब गलत करके आते हैं, 3 नंबर फुकाट में छोड़ के आते हैं। सेंटर के बाहर जाते हैं ना हम लोग, 6 बजे पेपर छुटता है, बेटा इंडेक्स नंबर क्या क्या, इंडेक्स नंबर सर वो आता ही नहीं था मेरे को। अरे 4 नंबर फुकट में दे रहा, लेके जाना फिर। हाँ बेटा, जब से ससुरी को मिला है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, पगला गई है। कॉलेज वाले दिए है, कॉलेज वालों ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर ऐसा बांटा है जैसे उन लोग प्रीलिम में मार्क्स काटते हैं। हाँ ठीक है। वैल्यू इंडेक्स नंबर टॉप मार, 90 के ऊपर लेके आ, मेरे से ट्रॉफी लेके जा, 5 साल का स्कॉलरशिप लेके जा, लेकिन लाएगी नहीं, मेहनत करेगी नहीं। चलो बेटा नेक्स्ट, लास्प्रे एंड पास्चे इंडेक्स नंबर। अब ध्यान दो, सबसे पहले लास्प्रे और पास्चे के इंडेक्स नंबर में डेटा बहुत कम दिया जाएगा, क्योंकि इसके कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा लंबी जाएगी, तो 3 या 4 नंबर से ज्यादा आपको दिया नहीं जाएगा। तो एक्स वाई दिया है, बेस ईयर प्राइस क्वांटिटी, करंट ईयर प्राइस क्वांटिटी। आपको करना क्या है, लास्प्रे और पास्चे दोनों बोला है, या दोनों में से एक, पहले वो समझ के लो। अगर दोनों में से एक बोला है तो नाउ अपनी दिमाग की घंटी जलाने का, सबसे पहले फॉर्मूला देखने का। ध्यान दे बेटा, लास्प्रे, लास्प्रे को बेटा पे बोलता IL, इंडेक्स नंबर ऑफ लास्प्रे, ठीक है। और पास्चे को बेटा बोलता हूं मैं IP, इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चे, ठीक है। सिग्मा 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 इंटू 100 इंटू 100। अब ध्यान दो, फॉर्मूला याद ना करना पड़े इसीलिए बता रहा हूं। करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर का प्राइस, क्या बोला बेटा, बोल। करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर का प्राइस, करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर का प्राइस। क्या सर, ये तो पहले से मालूम था, सही ना। कहानी में ट्विस्ट, L for last spray, L for last, L for last spray, L for last, लास्ट ईयर का क्वांटिटी, लास्ट ईयर का क्वांटिटी हो गया तेरा फॉर्मूला रेडी, समझा। P फॉर पास्चे, P फॉर प्रेजेंट, P फॉर पास्चे, P फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट ईयर का क्वांटिटी मतलब Q1 Q1, खत्म। याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला। अगर आपके पास 3 साल के बच्चे से भी अगर छोटा दिमाग है और उसको कह दिया जाता है बेटा उधर नहीं जाने का, चटका लगता है, तो वो नहीं जाएगा। वैसा ही मैं बोल रहा हूं, उस लेवल तक जाके समझा रहा फॉर्मूला। मैं मैथ्स का टीचर हूं, अकाउंट्स का सब पढ़ाता हूं, इसलिए मेरे को मालूम है फॉर्मूला कैसे दिमाग में डालने का। जो प्योरली इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, जो प्योरली इकोनॉमिक्स, वो कैसा पढ़ाता है, करेंट ईयर का प्राइस अपन बेस ईयर का प्राइस, P1 P0। क्वांटिटी में क्या होता है, Q1 Q0। वैल्यू में क्या होता है, P1 Q1 P0 Q0। लास्ट स्प्रे में क्या होता है, P1 Q0, ऐसा बढ़ाते हैं, P1 Q0 P। सब कैसे आया नहीं मालूम, फॉर्मूला है, रट्टा मारना पड़ेगा, यू हैव टू बाय इट। इसके आगे बहुत होता है, लास्ट स्प्रे, पास्चे, फिशर, मार्शल, एजवाद, डॉर्बिश बॉली, बहुत सारा फॉर्मूला है, सब पढ़ा है मैंने, इसलिए मेरे को मालूम है फॉर्मूला याद कैसे करने का। इसलिए मेरा एक ही सेंटेंस, एक सिंगल सेंटेंस, फॉर्मूला करते समय लास्ट स्प्रे पास्चे का फॉर्मूला, लास्ट तो सबसे पहले बताता हूँ, करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर का प्राइस, करंट ईयर का प्राइस अपॉन बेस ईयर का प्राइस, एल फॉर लास्ट स्प्रे, एल फॉर लास्ट, लास्ट ईयर का क्वांटिटी Q0 Q0, P फॉर पास्चे, P फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट ईयर का क्वांटिटी दैट इज Q1 Q1,
दैट्स इट, हो गया आपका फॉर्मूला रेडी। अब क्वेश्चन में लास्ट प्रे पूछा है तो यानी कितना कॉलम बनेगा, सिर्फ दो। कौन कौन सा कॉलम बनेगा, P1 Q0 P0 Q0। क्वेश्चन में सिर्फ 5 से पूछा है तो कितना कॉलम बनेगा, दो, P1 Q1 P0 Q1। और दोनों पूछा है तो सब बनाने का। समझ में आ रहा है, ध्यान दे। मान लेता हूं मैं कि आपको सब बनाना है तो मैं कैसे कॉलम बना, जरा ध्यान दो। दोनों पूछा है तो, ठीक है, दोनों पूछा है तो मैं ये फॉर्मूला भी नहीं देख रहा, मुझे क्वेश्चन में दिया है फाइंड आउट या कैलकुलेट लास्ट प्रे एंड पास्चे इंडेक्स नंबर, बोला है ना, मतलब मुझे पूरा दोनों निकालना है। सो मैं क्या करूंगा बेटा, P0 Q0 P1 Q1, क्या बोला, P0 Q0 P1 Q1, पक्का। फिर से बोल रहा हूं, P0 Q0 P1 Q1 पहले आपस में, उसके बाद क्रॉस मतलब P0 Q1 P1 Q0। अरे समझ में आ रहा है, चार कॉलम कैसे बनाने का, ये चार कॉलम कैसे बनाने का, समझ में आया कैसे बनाने का, पहले आपस में मल्टीप्लाइड करने का, बाद में क्रॉस, ठीक है ना। अगर मान ले मुझे सिर्फ लास्ट प्रे बनाना पड़ता तो मुझे मालूम है P1 और Q0 बनेगा, ये वाला कॉलम बनेगा P0 Q0, मतलब ये कॉलम बनेगा, समझा। मुझे सिर्फ 500 बनाने बोलता तो मैंने कॉलम में क्या देखा, P1 Q1 और क्या देखा, P0 Q1। तो मुझे क्वेश्चन में क्या निकालने वाला ये मुझे पता होना चाहिए। नाउ 30 इंटू 8, कौन बोला 30, मैं बोला ना यू आर नॉट मैथ स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करने का। 42 इंटू 10 बोलेगी 52, बोल बेटा बोल, टोटल कर 660। प्रॉब्लम, P1 Q1 आपस में मल्टीप्लाइड 300, 25 इंटू 12 16 इंटू 2 320, मल्टीप्लाई दोनों को ऐड कर 620। आपला 2 बोटांचा वापर करायचं, 2 उंगलियों का इस्तेमाल करो, ये दोनों इस्तेमाल करो या ये दोनों इस्तेमाल जरूर करो। क्या क्या बोला है, P0 एक उंगली P0 पे रखने का और एक उंगली Q1, समझा। बुक ऐसा तो जाएगा ना, जो 2 उंगलियों का इस्तेमाल बरोबर करेगा उसको इकोनॉमिक्स का लास्ट पेपर होता है, विक्ट्री मिलेगा, विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, जीत मिलेगी। वरना क्या होगा मालूम है ना, मल्टीप्लाई कहां करना, कंफ्यूज, हमेशा 2 उंगलियों का इस्तेमाल क्यों करना है, मालूम पड़ना चाहिए किसका किसका मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ध्यान भटक जाता है, नंबर्स है ना, डरता है हम लोग वैसे भी। क्या बोला है, P0 और Q1 है ना, तो ये दोनों का मल्टीप्लाइड करना है। तो 8 इंटू 25 200, फिर 10 इंटू 16 160, टेक द टोटल 360। प्रॉब्लम, नो, ऐसा मत सोचो कि तुम 12th में तो तुमको 12th के लेवल पे पढ़ा रहा हूं। फिर क्या बोलता है, P1 Q0 बाजू बाजू में 12 3 36 360, फिर इधर मल्टीप्लाइड क्या 840, टेक द टोटल 1200। जरा देखो बराबर है क्या, पक्का। नाउ टोटल P1 Q0 कितना है बेटा, 1200। P0 Q0 660 इंटू 100, 0 से कैंसल, ऊपर लिखा 12,000 डिवाइडेड बाय 66, मेक अ टेबल ऑफ 66, राइट द आंसर। क्लियर है क्या, डोंट प्ले विद द नंबर्स। फिर भी बोल रहा, बार बार बोल रहा, हर बार बोल रहा हूं, तुम अगर मेरी शब्द को याद नहीं रखोगे, अगर मैं बार बार वार्निंग दे रहा हूं कि अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो
तो इकोनॉमिक्स में इस चैप्टर में नंबर्स है तो डोंट प्ले विद द नंबर्स, मेक द नंबर एज इट इज, प्ले विद द नंबर्स इजीली, जो तुम्हारे बस का है वही करो, कैंसलेशन नहीं जमता है मत करो, सामने जो 0 काट दो, सामने सामने 12,000 का 66 है, मेक अ टेबल ऑफ 66, उसके बाद टेबल बेसिक, जब टेबल सामने तो डिवाइड करना प्रॉब्लम नहीं है, समझा। नाउ P1 Q1 620, P0 Q1 360 into 100, 0 ऊपर नीचे कैंसल, 60 200 अपॉन 36, क्लियर है। चलो माय डियर, प्ले नाउ। सम को तुम उसके सम के साथ खेलो, सम को तुम्हारे साथ खेलने मत बोलो। 66 बोला है, मेक अ टेबल ऑफ 66, 132 198 264 330 396 462 5, उसके बाद 584 नहीं 582 आएगा समथिंग, 4084 सॉरी 694 बराबर, उसके बाद 660, क्लियर है। नाउ 1200 लिखा, 66, 120 से छोटा नंबर, 120 से छोटा नंबर, ठीक है, जो यहां नहीं देख रहा हूं मूर्ख है, ठीक है। 120 से छोटा नंबर 66, 66 मेरे पास इस चैप्टर का पूरा पीपीटी रेडी था, मेरे पास 15-20 सम का ऑलरेडी इंडेक्स नंबर का पूरा सम है, पीपीटी खाली ऐसा टप 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 दबाता था, नंबर जाता था, कैलकुलेशन होता था, चला जाता था, चैप्टर 10 मिनट में खत्म कर सकता था मैं। प्रॉब्लम आता है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को, इंडेक्स नंबर जब मैथ्स टू पढ़ाता था तब मेरे पास सारी पीपीटी अवेलेबल है इंडेक्स नंबर की, पढ़ाने का 10 मिनट में चैप्टर खत्म कर सकता हूं मैं, बट कैलकुलेशन इसलिए करके दिखाता क्योंकि तुमको वही नहीं आता है। 12वीं के नंबर अगर लगा रहा कोई चैलेंज, मैं एक टेबल पूछूंगा, सिंगल डिजिट नंबर टेबल पूछूंगा, कौन सा, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट मतलब 2 2 9 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी को भी पूछूंगा वो अटकेगा टेबल में, नहीं सर अब भी पूछेगा तो अटकेगा डर की वजह से, कभी भी पूछो तो बताओ। मैं एक स्टैंडर्ड, कोई तो 9 स्टैंडर्ड का बैच था, 7 के टेबल के लिए मैंने मारा था, कौन से टेबल के लिए, 9 स्टैंडर्ड का पूरा बैच, पूरा का पूरा बैच, 9 स्टैंडर्ड का पूरा बैच 7 के टेबल के लिए मार खाया था। और मैंने मारने के बाद एक ही चीज मैंने कहा ऑन कैमरा, जाके माँ बाप को कह देना कि आशीष सर ने मारा, और ऐसा बोलना कि झगड़ा करने के लिए मेरे पास आना चाहिए, और जब मम्मी पापा चप्पल पहन के झगड़ा करने के लिए मेरे पास निकले तो उनको रोक के जरा ये बता देना मारा क्यों, क्या मैंने तुमको होमवर्क के लिए मारा, नहीं, क्या मैंने तुमको पढ़ाई के लिए मारा, नहीं, तुमको मैंने मारा 7 के टेबल के लिए। तो मम्मी जो चप्पल पहन रही थी ना वही चप्पल तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारेगी, सेम फॉर यू। 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को टेबल अगर नहीं आता है तो डरने की बात नहीं है, बेशर्मी वाली बात नहीं है, जब आपको पता है कि नहीं कर सकते तो मेक अ टेबल, एटलीस्ट टेबल बना तो सकते, मल्टीप्लाई करके 2 का टेबल 3 का, ऐसा तो करो। ये चैप्टर में 4 नंबर फ्री में बांटने के लिए बैठा है, लेने वाला चाहिए, तो इसके लिए नंबर्स के साथ खेलो मत, टेबल बनाओ, सिंपल हो जाएगा। इधर आएगा, ओके। कौन बोला रहे गलत, जिसने गलत बोला उसको शादी में डिस्काउंट नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है बेटा, तो ठीक है। 54 आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है, सही 7 5 12 बराबर 54 आ रहा है, 120 में से 66 गया, 54 आ रहा है क्या, 0 उतारो, 540 से छोटा नंबर 8 टाइम्स में 528, 12 बचा, 1 0 नीचे, 120 से छोटा नंबर
66, फिर से आया 54, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, फिर से 540 आया, फिर से 8 टाइम में 528, फिर 12 आएगा, पॉइंट है, जीरो लगाओ, फिर से 1 टाइम में 66, एंड ये सिलसिला चलते रहने वाला है। सो आपका आंसर आएगा 181.81%। ब्रैकेट में जरूर लिखना अप्रोक्स। क्लियर है क्या? पक्का? जिस तरीके का कार्यक्रम अभी आपने 66 के साथ किया, क्या आप लोग सेम कार्यक्रम 36 के साथ कर सकते हैं? ठीक है, तो आप लोगों की परमिशन के साथ ये कैलकुलेशन आपको कंप्लीटली होमवर्क दिया जाता है विथ ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? आगे, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स। पहला सिग्निफिकेंस, फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज। भाई साहब, जब आपने मुझे कहा, यानी इंडेक्स नंबर को कहा, जब आपने इंडेक्स नंबर को कहा मुझे प्राइस की वेरिएबिलिटी चाहिए, हमने निकाल के दिया। जब आपने कहा क्वांटिटी की वेरिएबिलिटी मुझे निकाल कर दो, क्वांटिटी के वेरिएबिलिटी का मतलब होता है क्वांटिटी में क्या चेंजेस है वो निकाल कर दो, इंडेक्स नंबर ने वो आपको निकाल कर दिया। जब जब आपने कहा वैल्यू की निकाल कर दो, हमने वो भी निकाल के दिया। जब जब आपने कहा प्लास्प्रे, पाशे, फिशर्स, जो भी मेथड से आपने कहा, वो सारे डेटा के हिसाब से हमने कैलकुलेशंस करके दिए। तो अगर हमने आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया है, नाउ इट्स योर टाइम कि आप क्या करके दो, पॉलिसी फ्रेम करके दो। क्या फ्रेम करो? पॉलिसीज। जब आपके पास नंबर्स अवेलेबल है, नंबर का कैलकुलेशन हमने करके दिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि माइक्रो के डेटा को आपने लेकर एनालाइज किया, उस एनालिसिस को आपने इंटरप्रेट किया, और उस इंटरप्रिटेशन से आपने वेरिएबिलिटी कैलकुलेट की। वेरिएबिलिटी मतलब इंडेक्स नंबर कैलकुलेट की। नाउ इट्स टाइम फॉर मैक्रो टू फ्रेम अ पॉलिसी। क्या बनाने की जिम्मेदारी है सर? पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी है। स्टडीज ट्रेंड एंड टेंडेंसीज। इससे आपको समझ में आता है प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है, क्वांटिटी कम हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, वैल्यू कम हो रहा है। तो आपको पता चलता है कि दो वेरिएबिलिटी के बीच में जो ट्रेंड है, या वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, या वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, या वो साइडवेज है। साइडवेज मतलब ना तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, ना उसकी वैल्यू कम हो रही है, सिर्फ ऊपर नीचे जा रहा है और वो उसी के आसपास रह रहा है। समझा? वैल्यू क्या हो रहा है? उसके आसपास ही घूम रही है। उसको हम लोग कहते हैं साइडवेज जाना। तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेंड और टेंडेंसी का पता चलना। फॉरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है और अगर आप चाहते हो कि आपको ट्रेंड भी पता चल गया, जैसे ट्रेंड इंडेक्स नंबर में ट्रेंड आता है, ट्रेंड कहता है ए प्लस बी एक्स। क्या कहता है बेटा? ए प्लस बी एक्स। ए और बी एक्स का मतलब अगर क्या होता है कि भाई हमने बताया कि ये हमारा फिक्स्ड वेरिएबल है, फिक्स्ड है, और ये हमारा वेरिएबल है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चल जाएगा, अगर आपको ट्रेंड पता चल गया कि वैल्यू अपग्रेडेशन में के नीचे की तरफ है, तो उस हिसाब से आप उसको क्या कर सकते हैं? वेरिएट कर सकते हो, फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी को पता कर सकते हो। समझा? आपने देखा 2000 में इतना प्रॉफिट था, 2001 में इतना, 2003 में, 2004, ऐसा करते करते 2024 तक आ गए। सो यू विल फाइंड कि हर साल 10%, 15% के आसपास ही मार्जिन रह रहा है। सो आने वाले साल में हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा? वही मार्जिन के आसपास आपका प्रॉफिट हो सकता है। सो इकोनॉमिक ट्रेंड के हिसाब से आप इकोनॉमिक एक्टिविटी का पता कर सकते हैं।
मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली सर प्राइजेस। इन्फ्लेशन ज्यादातर किसके रिलेटेड होता है बेटा? प्राइस। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। प्राइस अगर क्वांटिटी वही है बट प्राइजेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, इसका मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है सर? महंगाई बढ़ रही है, प्राइजेस आर इंक्रीजिंग, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सो इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग को यहाँ पर क्या देखना है कि भाई प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं। क्या वो इंक्रीज हो रहे हैं सर? प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्राइजेस का ट्रेंड अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब महंगाई धीरे धीरे क्या हो रही है सर? बढ़ती जा रही है। और वही चीज है अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस नीचे के ट्रेंड में आ रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, इसका मतलब उसका ट्रेंड इन्फ्लेशन नहीं, उसका ट्रेंड है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब महंगाई कम होना। ठीक है। यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स। एक्चुअली में हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसको एक्चुअल में प्रूफ करना, रियल टर्म में प्रूफ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड इट इज पॉसिबल व्हेन आपके पास इंडेक्स नंबर होगा तब। अरे मैंने जब तुम्हारे पास नंबर ही नहीं है तो मैं तुमको ब्लेम किस हिसाब से करूं? समझा? व्हेन यू हैव अ डेटा विथ यू, जब आपके पास नंबर्स है तभी तो हम आप बता सकते हैं कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, पास होने की प्रोबेबिलिटी कैसी है। क्लियर है क्या? डिफिकल्टी इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर का भी एक क्वेश्चन था। नॉर्मली कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर एग्जाम में नहीं पूछता है, पूछ लिया तो डरने का जरूरत नहीं है। अगर आप कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर देखोगे तो आपको बेसिकली वही पॉइंटर्स मिलेंगे जो आपने फीचर्स में पढ़ा होगा वो। ठीक है, ठीक है। बेस ईयर, करंट ईयर, मालूम है ना? एक आपको इंडेक्स नंबर बनाना है, फिर आपको उसमें एक सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर करना है। देखा है पॉइंटर्स आपको याद है? देखो अगर देखोगे पेज नंबर 55 पे क्या बोला? पर्पस, आपका इंडेक्स नंबर का पर्पस पता करो, प्राइस का है, क्वांटिटी का है, वैल्यू का है, कैसा है। उसके बाद उसका बेस ईयर सिलेक्ट करो, प्राइस कोटेशन है, एवरेज सुटेबल करना है, उसके बाद है प्रॉपर वेटेज, दैट इज प्राइस है, क्वांटिटी है कि वैल्यू, वो आपको पता करना है। उसके बाद उसका फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला प्राइस का है तो प्राइस लगाओ, क्वांटिटी तो क्वांटिटी, वैल्यू है तो वैल्यू। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर आ गया तो ऐसा सोचना नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। यू हैव टू यूज योर ब्रेन कि सिलेक्शन ऑफ करंट ईयर, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, यू हैव टू अप्लाई वेरिएशन। क्या वेरिएट क्या है? प्राइस वेरिएट है, क्वांटिटी वेरिएट है, वैल्यू वेरिएट है, कैसा है वो? अप्लाई द फॉर्मूला, डन द सम। क्लियर है? सम सॉल्व करने के लिए क्या करते हो? प्रिपेयर इंडेक्स नंबर, प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर, उसके बाद उसका वेरिएट क्या है, प्राइस, क्वांटिटी या वैल्यू, वो डिसाइड करते हैं। थर्ड, बेस ईयर का प्राइस, करंट ईयर का प्राइस, ऐसा करते हैं ना। तो जो आप सम करते समय बनाते हो वही चीजें यहाँ पर क्या करना है? कंस्ट्रक्शन में करना है। जब आपने टेबल ड्रॉ कर दिया, टेक द टोटल ऑफ करंट ईयर, टेक द टोटल ऑफ बेस ईयर, ना हाई फॉर्मूला लिखना है तो यूज ऑफ फॉर्मूला, यूज ऑफ सुटेबल फॉर्मूला, फिर एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज कर क्या करना वो मालूम पड़ गया। अब फॉर्मूला को क्या करना? अप्लाई करना है। पुट द वैल्यूज ऑन इन द फॉर्मूला, do the calculations and your index number is ready to answer। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। डिफिकल्टी है क्या? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए, है ना? पक्का? हाँ या ना? अब आपके इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक चैप्टर बाकी है, दैट इज चैप्टर नंबर 7। we already completed बीके 8 लेसन ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया, इकोनॉमिक्स ऑलरेडी कंप्लीट किया, टोटल 10 लेसन है ना, 3A 3B ऐसा देखोगे तो टोटल 10 लेसन कंप्लीट किया। कल हम चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज एसपी वगैरह सब ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट नाउ, इट्स राइट टाइम जहां पर अब आपके हाथ के नीचे से एटलीस्ट दिन में एक क्वेश्चन पेपर तो जाना चाहिए। अब ऐसा टाइम है जहां पे आप क्वेश्चन पेपर अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मैं बोल तो रहा हूं कि एक क्वेश्चन पेपर जाना चाहिए, लेकिन वो एक क्वेश्चन पेपर कौन करेगा? जिसका पूरा सिलेबस पढ़ के हुआ है। अब जिसका पूरा सिलेबस नहीं हुआ है वो क्या करेगा? अब वो डिसाइड करेगा
कि उसको पास होना है कि फेल होना है। अगर उसको पास होना है तो चूज योर प्रायोरिटी कि भाई पहले मैं कौन सा सब्जेक्ट चालू करूंगा। 10 तारीख तक आपको जो करना है कर लो। 11 तारीख से सिर्फ तुमको लैंग्वेज पे फोकस करना है, बेसिकली लैंग्वेज। 10 तारीख के पहले आपके पास समय है। अकाउंट्स में एटलीस्ट 2 लेसन करके रखो। कितने लेसन? 2, कम से कम 2 लेसन। सर कौन से? एनपी और फाइनल अकाउंट। एक दिन पूरा लगाया तो पूरा फाइनल अकाउंट हो जा सकता है, एक दिन पूरा लगा तो एनपीओ। आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है, वो पांचों के पांचों क्वेश्चंस एनपीओ के भी सॉल्व कर डालो और फाइनल अकाउंट के भी। दैट्स इट। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आधा घंटा लगता है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटा। पूरे दिन में भगवान ने 24 घंटा दिया है, 24 घंटे में से 2.5 घंटा निकाल तो भी आपके पास 21 घंटे के आसपास बचता है। 6 घंटा सोना खाना पीना सब देख लिया तो भी आपके पास मोटा मोटी ओवरऑल 14 घंटे तो बचते ही है। ठीक है, उसके बाद आप जो एक चैप्टर फाइनल अकाउंट, एक एनपीओ उठा के कर लो, आपका काम वैसे ही बन जाएगा। दूसरा, थियरी की बात करो तो ओसी, एसपी और बीके 4 सब्जेक्ट, चारों का सबसे स्कोरिंग पार्ट पकड़ो पहले। ओसी का स्कोरिंग पार्ट है इकोनॉमिक, सॉरी केस स्टडी। कौन सा? एसपी का स्कोरिंग पार्ट है केस स्टडी ऑन लेटर। और इकोनॉमिक्स का सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है उसका टेबल डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ओसी में केस स्टडी में पूरा एक दिन लगाओ। एसपी के केस स्टडी में ध्यान दो, मैं क्या क्या बोल रहा हूं समझो। मैं पूरा एनालिसिस करने के बाद बोल रहा, रैंडमली कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, अगर आपने एक दिन फाइनल अकाउंट किया, एक दिन पूरा एनपीओ उठा के किया फुल फ्लेज अलॉन्ग विद द लेक्चर्स, ये लेक्चर्स के साथ साथ किया, तो मान लो 3 तारीख 4 तारीख, उसके बाद ओसी का केस स्टडी 5 तारीख को पूरे टेक्स्ट बुक का, एसपी का केस स्टडी, उसके बाद एसपी का लेटर जो आपका काम होने वाला है, इकोनॉमिक्स का पैराग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, 8 तारीख। उसके बाद 9 तारीख को ओसीएम का चैप्टर नंबर 7 याद है, स्टेट कमीशन, जो अभी तक कुछ नहीं करा वो ये करेगा। ओसीएम का चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 2 कॉमन पॉइंटर्स, याद आया? कॉमन पॉइंटर्स ये 2 करेगा। कौन सी तारीख को? 9 तारीख को। और 10 तारीख से लैंग्वेज करना है। और अगर इसके साथ साथ अगर आप लैंग्वेज की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, लैंग्वेज करना है, नॉवेल, एक नॉवेल को 2 दिन दो। कितने दिन? एक नॉवेल को 2 दिन कम से कम, जिसमें से हर दिन में 2 हाफ होगा। तो यानी 2 दिन में कितने हाफ? 4। एक चैप्टर, एक नॉवेल को 4 बार पढ़ना है आपको। कितनी बार? पहली बार में पूरी स्टोरी, एक बार में वीडियो देखो, कहीं से भी देखो, एक बार में पूरी स्टोरी रीड करो, एक बार में पूरी स्टोरी रीड करो। ठीक है, दूसरी बार में पूरी स्टोरी वीडियो देखो। क्या देखो? वीडियो। तीसरी बार में वीडियो का महा रिवीजन देखो कि उसके अंदर मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए उस चैप्टर के। ठीक है, और चौथी बार में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है उसका, वो चैप्टर का वो क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। देखना नॉवेल में 16 में 16 मिलेगा, गारंटी देता हूं। पहला नॉवेल रीड करो, फर्स्ट हाफ खत्म करो। सेकेंड टाइम में नॉवेल की जो स्टोरी आपने पढ़ी और वीडियो सॉल्यूशंस देखो, या पहले वीडियो देखो बाद में स्टोरी पढ़ो, वाइज एंड वर्सा कुछ भी करो। एक दिन आपका काम ये है। तीसरे दिन आपका काम क्या है? वीडियो। किसका वीडियो? क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखने का।
मेरा भी अवेलेबल है, बाकी सबका भी अवेलेबल है, ठीक है। ट्राई टू यू, मैं मेरा किसी का भी देखो, लेकिन देखो स्टार्ट टू एंड देखो, 1.25 वगैरह की स्पीड में देना, देखो डजेंट मैटर। मेरा इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि उसके अंदर जो भी 3 घंटे का समय उसमें मैक्सिमम मार्क्स मैंने करा के दिया है। एंड उसके बाद लास्ट के जो सेकेंड हाफ रहेगा उसमें क्वेश्चन पेपर। 8 दिन लगेगा 4 नॉवेल करने के लिए। कितना दिन? 8 दिन, 16 मार्क मिलेगा। क्योंकि एंड मोमेंट पे नहीं होएगा बेटा, एंड मोमेंट पे कभी भी नॉवेल नहीं होगा, कभी भी नॉवेल नहीं होगा। एंड मोमेंट पे उल्टा नॉवेल के जितने क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा बेटर होगा। और एक बार कैरेक्टर का नाम याद हो गया ना, उस कैरेक्टर के बारे में 4 4 लाइन भी मालूम रहा ना, तो तुम वो नाम देख के वाले कुछ भी है, डेनम है, मेरे को मालूम है इसने क्या किया था, पूरा लिख डालोगे। इज एम और वॉज वेयर, इधर उधर कुछ भी लगा के लिखोगे, मार्क्स मिलेगा। स्टोरी नहीं मालूम है तो कहां से करेंगे? इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि सारी चीजें प्रॉपर तरीके से करो, ठीक है। समझ में आ रहा है? अभी नहीं, कभी नहीं, ठीक है। नॉवेल थोड़ा थोड़ा करो, एक साथ इधर तक आने पे स्विमिंग नहीं सीखी जाती है। नहीं, जब बाढ़ आएगा, सुनामी आएगा, तब मैं स्विमिंग सीखेगा, वैसा नहीं होता है। एटलीस्ट यू हैव टू डू द लिटिल बिट थिंग। एक बार नॉवेल की नदी पार हो गई ना बेटा, इंग्लिश में तुमको मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और जहां अटकोगे वो नॉवेल पे अटकोगे, क्योंकि नॉवेल आपको पहले से ही डरा के रखता है, और इंग्लिश वही डर का क्या उठाता है? फायदा। ज्यादातर बच्चे नॉवेल ही देख के डर जाते हैं, अरे क्या पूछा है। और मैंने आपको कहा पिछली बार जो ब्लंडर हुआ था इंग्लिश के पेपर में, 6 नंबर आपको फुकट में मिले थे, वो आपके साथ होगा इसकी गारंटी तो नहीं है, सही कि नहीं? अगर वो 6 नंबर फुकट में देने के बाद अगर तुम लोगों के साथ कुछ ऊपर नीचे होता तो गलती है कि नहीं? मतलब तुमने कहीं ना कहीं तो गलती किया है। और तुमको बार बार कहता हूं, तुमको सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है? प्रॉपर एक रास्ता पकड़ने की जरूरत है। इफ यू हैव अ ब्रेन, यू हैव टू यूज। अगर उसका इस्तेमाल करने के बाद रिजल्ट आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं आ रहा मतलब यू डोंट, यू हैव टू यूज द ब्रेन। आपको आपका दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है। तो क्या करना है? तुमको जिसने भी जो सिखाया है, मैं हो चाहे कोई भी है, जो भी तुमको बोला, सिर्फ उनका बात फॉलो करो बस। उन्होंने बोला करो मतलब करो, मैंने बोला करो मतलब करो, बस होगा, सब कुछ इजीली होगा। तुम्हारे उनके बताने में कमजोरी नहीं है, कमी नहीं, तुम्हारे करने में भी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। नॉवेल करो, क्योंकि एंड एंड में हर दिन को सेपरेट तरीके से मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, लेकिन उसके लिए स्टार्ट तो बिगिनिंग करो ना, तभी होएगा सब कुछ, ठीक है। समझा? देखते हैं कौन अभी सुधरता है, कौन नहीं।